अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज हम पेपर 2 की राइट स्ट्रेटेजी देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमें पेपर 2 की प्रिपरेशन में जिनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और हमें एक राइट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो है वो अपने पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 को प्रिपेयर करना चाहिए। स्टूडेंट्स को ये पेपर काफ़ी मुश्किल लगता है ओइंग टू दी मेनी फोल्ड रीजंस। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि चूंकि हम सिलेबस देख लेते हैं पहले, क्योंकि इसमें काफी सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं और पॉलिटिकल सिस्टम्स की निटी ग्रिटीज भी वो करना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर एग्जामिनर ने आई बिलीव आफ्टर 2021 अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर ली है, पर्टिकुलरली फॉर पॉलिटिकल साइंस। You need to look at the patterns of the examiner. एग्जामिनर आपसे यू नो रटी हुई चीजें नहीं पूछ रहा। लाइक द वे ही यूज टू आस्क यूके का लोकल सिस्टम बता दिया जाए, एंड देन कुछ फिक्स्ड क्वेश्चंस थे जो कि एग्जामिनर पूछ रहा था। या फिर पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ मिक्स कर दिया जाता है। Although here it is clearly mentioned that comparative and analytical study of the political systems. पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ 100% मिक्स करना, इवन के 80 to 90% मिक्स करना भी आई कंसिडर इट एज अ क्राइम। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज टोटली डिफरेंट। एक बात। दूसरी बात, पॉलिटिकल साइंस के कॉन्स्टिट्यूशंस या पॉलिटिकल सिस्टम्स को प्रिपेयर करने के लिए ईदर इट इज फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, चाइना, टर्की, ईरान, ये पॉलिटिकल सिस्टम्स प्रिपेयर करने के लिए आपको इनकी निटी ग्रिटीज में जाने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले कि आपको इन पॉलिटिकल सिस्टम्स और उनके कॉन्स्टिट्यूशन का जेनेरिक आइडिया होना चाहिए। लेट्स से if we talk about let's say फ्रांस, आपको इनफ आइडिया होना चाहिए कि फ्रांस जो है, जो फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम है, दैट इज सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, क्वासी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। व्हाट डज दैट मीन? आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि वहां पे कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम ऑफर हो रहा है, उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है क्या, पावर की डिस्ट्रीब्यूशन 3 पिलर्स ऑफ द गवर्नमेंट में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई है, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहां पर, आइदर देयर इज फेडरल सिस्टम, कन्फेडरेशन सिस्टम, वहां पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट कर रही है। द अदर थिंग इज प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, क्वासी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, या पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पावर की डेवोल्यूशन का मेथड क्या है। सो इन जनरल, आई मीन टू से इन जनरल आपको पॉलिटिकल सिस्टम का इनफ आइडिया होना चाहिए। एग्जामिनर आपसे एक पर्टिकुलर डोमेन में एक छोटी डोमेन पे 20 नंबर का सवाल अब नहीं करेगा। दिस इज व्हाट माय परसेप्शन इज। जिस तरह से अभी उसने CSS स्पेशल में किया, CSS 23 में किया, 22 में किया, 21 में किया। गोन आर द डेज जब एग्जामिनर आपसे फिक्स्ड क्वेश्चन पूछा करता था। So be smart in the preparation of the particular subject political science paper 2। सबसे पहले तो आपके जो political systems हैं उन political system को as a whole prepare करें, instead of political system के अंदर से भी छोटे 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 क्वेश्चंस निकाल के करने के। लेट से आप अगर इंडिया की लोकल गवर्नमेंट करने बैठ जाएं, उसके बाद फ्रांस की लोकल गवर्नमेंट, एंड देन जर्मनी की लोकल गवर्नमेंट, एंड देन आप छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो निटी ग्रिटीज कर रहे हैं, जबकि एक लार्जर अम्ब्रेला का आपको इनफ आइडिया नहीं है, देन यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। आपको पॉलिटिकल सिस्टम जो इन डिटेल करना है वो सिर्फ एक है, दैट इज द पाकिस्तान
कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज पाकिस्तान पॉलिटिकल सिस्टम, उसको आपको 360 के एंगल से कवर करना है। बाकी जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम हैं उन पॉलिटिकल सिस्टम्स को जरूर करें, छोड़ना आपने नहीं है, बट एज अ होल उसकी प्रिपरेशन करें। क्वेश्चन अगर लेट से इन केस अगर आपसे क्वेश्चन एक छोटी डोमेन में भी आ जाता है तो आपके पास इतना मटेरियल जरूर होगा कि अगर आपकी चॉइस के बाद भी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे, आपकी चॉइस में भी 4 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप उसको कर पाए, अगर तो आपने उसको एज अ होल उस पॉलिटिकल सिस्टम को प्रिपेयर किया हुआ होगा। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी क्लासेस ली हैं और उन्होंने पूरा कोर्स अटेंड किया हुआ है, they have enough idea how we have covered the political systems and the constitutions of, given in your syllabus, one thing. The other thing is, मैंने आपको कहा कि आपका मेन फोकस, चूंकि आप सिटीजन ऑफ पाकिस्तान भी हैं, आपको उसके अलावा भी आपको पॉलिटिकल साइंस एक मेजर सब्जेक्ट भी 200 मार्क्स का, पूरे 200 नंबर का, और साथ साथ जो है वो आपकी एक 100 मार्क्स का कंपल्सरी सब्जेक्ट भी है, दैट इज योर पाकिस्तान अफेयर। दैट इज वाई आपको पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम का, पॉलिटिकल कल्चर का इनफ आइडिया होना चाहिए है। उसके लिए आपकी प्रिपरेशन जो है वो आपको निटी ग्रिटीज में जाने की जरूरत है। लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की लोकल गवर्नमेंट, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ की आपके पास पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक कल्चर क्या रहा है, आपको ये तमाम चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। फेडरेशन की ट्रू एसेंस क्या है, क्या अब तक अचीव हो पाई है, अगर नहीं हो पाई तो इसके लिए आपके पास कौन सी रेमेडियल मेजर्स हैं, आपको ये पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको सबसे पहले एक चीज तो बताई है कि जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान, प्रिपेयर देम एज अ होल, राइट? एज अ होल आपको इनफ आइडिया हो उस पॉलिटिकल सिस्टम का। इन माय कोर्स आई हैव गिवन माय स्टूडेंट्स वन कंप्लीट चार्ट, जिस चार्ट में मैंने उनकी फाउंडेशन बनाई है। दैट क्लास probably went around 1 or maybe 1:30 or 1 or 30 minutes, right? So that was just the foundation class, जिस फाउंडेशन क्लास में बेस बनाई गई थी पॉलिटिकल सिस्टम्स को प्रिपेयर करने से पहले क्या क्या चीजें जो आपको करनी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन सी चीजें जो कि आपको नहीं करनी। उसके बाद हमने एक एक दिन में तमाम पॉलिटिकल सिस्टम्स को एज अ होल कवर किया है। लेट्स से कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, नेक्स्ट डे फ्रांस, नेक्स्ट डे जर्मनी, नेक्स्ट डे चाइना, इंडिया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड देन व्हेन यू हैव कवर्ड ऑल ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जो कि आपको सबसे पहले करना चाहिए, सिलेबस में यहाँ पे क्लियरली एक वर्ड मेंशन हुआ है। If you obviously look into this comparative and analytical study of the political systems, यहाँ पे आपको कह रहा है कि कंपेयर करें, और एनालिटिकल स्टडी मांग रहा है, एनालिटिकल स्टडी मांग रहा है वो आपसे। ऑब्वियसली यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पेपर की तरह आपसे रटी हुई चीजें नहीं पूछ रहा, आपसे केस लॉज नहीं मांग रहा, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स नहीं मांग रहा। What examiner is demanding कि आप comparative analysis करें। What does that mean? It means that जिस तरह अभी एग्जामिनर ने रिसेंटली पेपर, इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद या इस वीडियो को देखने के बाद सीएसएस स्पेशल का जो पेपर 2 है पॉलिटिकल साइंस का, उसका क्वेश्चन नंबर 2 जाके देखिएगा। यू वुड हैव इनफ आइडिया। लेट्स से कि क्वेश्चन आपके पास आता है कि पॉलिटिकल सिस्टम, parliamentary system is existing in both Pakistan as well as in the United Kingdom, but why the parliamentary system is more strengthened in the United Kingdom as compared to Pakistan? Compare, give the comparative and analytical study of both. अब यहाँ पे आपने इनको कंपेयर करना है। कंपेयर जब आप करेंगे तो आपने साथ में उसका एनालिसिस भी ड्रॉ करना है। सेम गोज विद ऑल द कॉन्स्टिट्यूशंस। व्हाट यू हैव टू डू हियर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके पास जो भी पॉलिटिकल सिस्टम आए, एग्जामिनर ने आपसे पूछा है या नहीं पूछा, यू हैव टू ड्रॉ द कंपैरिजन, जितना कंपैरिजन उस टाइम पर आपको याद है। लेट्स से इफ यू आर डूइंग अ क्वेश्चन ऑफ द
presidential powers of the French president, you have to have compare the presidential powers with the USA president, right? एग्जामिनर ने पूछा नहीं आपसे, लेकिन आपको करनी है. लेट्स से आप इंडिया के पीएम की पावर्स को देख रहे हैं एज अ होल, या आप इंडिया में फेडरेशन के कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, या लेट्स से कि आप इंडिया का अपर हाउस का कंपैरिजन कर रहे हैं विद यूएसए. आपके पास क्वेश्चन आता है कि सेनेट ऑफ द यूएसए इज द मोस्ट पावरफुल अपर हाउस इन द वर्ल्ड. दिस इज अंडरस्टूड कि उस सेनेट का कंपैरिजन किया जाएगा, जितना कंपैरिजन उस टाइम पे आपको याद आ जाता है. लेट्स से यू कैन कंपेयर इट विद पाकिस्तान सेनेट, पाकिस्तान अपर हाउस पर्टिकुलरली, जिसमें उसका नाम भी फॉर्चुनेटली सेनेट ही है. यू कैन कंपेयर इट विद इंडियाज अपर हाउस, that is Rajya Sabha. You can compare it with United Kingdom's upper house, House of Lords. Similarly, you can compare it with other political systems जितने आपको याद आ जाएं. So this is how you are going to obviously prepare the constitutions and the political systems one by one. First, you need to have enough foundation कि आपको क्या strategy है जिसके through आपको prepare करना चाहिए. To my students, I have given a whole chart, or I have suggested them. Place, first of all, make 2 print copies of that chart. एक आपके टेबल पर हो, एक आपके वॉल पर हो. वो वॉल पे आपके सामने लगा रहे, एंड देन एक कॉपी को अपने टेबल पे रखें. दिस इज व्हाट आई सजेस्टेड देम. एंड देन जब वो आपकी फाउंडेशन आपने क्लास अटेंड कर ली है, उसके बाद गो टू दी like constitutions one by one. USA, UK, France, Pakistan, Turkey, Iran, etc., etc. But one by one. अगर आपने डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया तो आपको समझ नहीं आएगी. You would not have enough idea what is upper house, why upper house is made, and then what is the purpose of the lower house, what is unicameral, what is bicameral, what is the function or essence of federation, what is confederation. So that is why foundation class is very important for preparing the political science paper 2, especially the political systems. Coming towards global and regional integration, यहाँ पे आपके पास जो है वो कुछ you can see कि organizations आपको दी हुई हैं. अब क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, इस पूरे पार्ट को ही स्किप कर देते हैं. ग्लोबल एंड रीजनल इंटीग्रेशन जो है ये आपने इसके बिल्कुल नहीं करना. आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये चीजें आप करंट अफेयर में ऑलरेडी करते हैं. लेट से यहाँ पे आपने जो ग्लोबल एंड पॉलिटिक्स है, ग्लोबलाइजेशन एंड पॉलिटिक्स है, ग्लोबल सिविल सोसाइटी है, रीजनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है एंड ऑर्गेनाइजेशन है. इसमें एंड्रयू हेवर्ट की किताब है, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बेसिकली वो किताब स्टडी करी जाती है. आप उस किताब को डायरेक्टली गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें एक चैप्टर होगा ग्लोबल गवर्नेंस का. You can read that chapter by printing them, or if you are comfortable in reading that chapter in the soft form, you can read and obviously make your short notes. And then एक chapter होगा उसमें international political economy, जिसमें international political economy में you have to cover a little bit Bretton Woods system, a little bit साथ में जो है वो आप देखेंगे इसमें IMF का रोल, वर्ल्ड बैंक का रोल. अब इन ऑर्गेनाइजेशन को आपको कवर किस तरह से करना है. फर्स्ट आई हैव सजेस्टेड यू गाइस कि आप ग्लोबल गवर्नेंस का एक चैप्टर एंड्रयू हेवर्ट की किताब से पढ़ लें, और पढ़ने के बाद अपने शॉर्ट नोट्स वहां से ले लें. The other thing I have suggested everyone that for international political economy and governance के लिए as well, आपने IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रेटन वुड सिस्टम को स्टडी करना है. व्हाट यू हैव टू डू कि आपको ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन एज वेल, कि
आपको जो आपके सिलेबस में ये ऑर्गेनाइजेशन दी डायरेक्टली गो, सॉरी, अच्छा, डायरेक्टली गो इनकी वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जाने के बाद आपने इनका वहां से स्ट्रक्चर देखना है कि इस लेट से कि यूरोपियन यूनियन का स्ट्रक्चर क्या है। लेट से कि आपके पास आईएमएफ का स्ट्रक्चर क्या है, वर्ल्ड बैंक का स्ट्रक्चर क्या है, नंबर वन। नंबर टू, यू हैव टू चेक स्ट्रक्चर के बाद इनका फंक्शन क्या है, हाउ यू नो इट फंक्शन। द अदर थिंग इज, आपको ये देखना है कि इसका रीजन में क्या रोल है, एंड देन ग्लोबली इसका क्या रोल है। नंबर थर्ड एंड नंबर फोर्थ, रीजन में क्या रोल है और वर्ल्ड में इसका क्या रोल है। नंबर फिफ्थ, क्या इसमें किसी रिफॉर्म्स की जरूरत है, अगर है तो वो कौन सी होनी चाहिए। आई हैव टोल्ड यू 5 डायमेंशंस। अगेन आई रिपीट, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, उसके बाद यूरोपियन यूनियन, उसके बाद आपकी सार्क हो गई, ईसीओ हो गई। ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपके सिलेबस में दी हुई हैं ग्लोबल एंड रीजनल इंटीग्रेशन में, डायरेक्टली गो ऑन देयर वेबसाइट्स। आप जाके उसका स्ट्रक्चर देखें वेबसाइट से। वेबसाइट से स्ट्रक्चर देखने के बाद कोई आप इसकी डायग्राम्स भी देख सकते हैं, तो उसको वो कवर कर लें। देन जो है वो आप उसको किस किस डायमेंशन में कवर करेंगे। स्ट्रक्चर के बाद आप ये देखेंगे कि इनका फंक्शन है क्या, व्हाट एक्चुअली द पर्पस ऑफ दिस सार्क, व्हाट एक्चुअली द पर्पस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, व्हाट एक्चुअली आईएमएफ डज। ब्रिटेन वर्ल्ड सिस्टम क्या था, क्यों बनाया गया था, ग्लोबल गवर्नेंस है क्या, एक्चुअली ये चीज है क्या। आप एक अपनी पाकिस्तान की गवर्नेंस पढ़ते हैं, इस पर आपने मल्टीपल एसेस भी किए होंगे, आपने पाकिस्तान अफेयर में इसको स्टडी किया होगा। आपको ग्लोबल गवर्नेंस का सिस्टम भी सिमिलरली पता होना चाहिए। For that, I have suggested your book, and for the organizations, I have suggested you their website, and then make your own little bit research as well. In what dimensions? One, their structure; the other, their function; number third, their role in the region; number fourth, their role in the globe, in the world; and number fifth, reforms if needed. What are those reforms, and how, obviously, you can implement those reforms, right? So this should be your strategy for, obviously, global and regional integration. Coming towards political movements in the India, अब काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगेन इसको स्किप कर देते हैं। इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद योर पर्टिकुलरली पाकिस्तान अफेयर प्रिपरेशन। पाकिस्तान अफेयर की प्रिपरेशन जो कि आपने अपनी ऑब्वियसली प्री पार्टीशन करी थी, उसमें राइज ऑफ द मुस्लिम नेशनलिज्म इन साउथ एशिया एंड पाकिस्तान मूवमेंट, जिसमें स्पेशल रेफरेंस था सर सैयद का, इकबाल का और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। अगेन अगर आपने ये वहां पे नहीं भी पढ़ा तो ट्रैक टू पाकिस्तान किताब है, उसके एंड पे पर्सनालिटीज दी हुई हैं और उनका रोल दिया हुआ है। गो टू द बुक ऑब्वियसली, और इफ यू डोंट हैव द बुक, परचेज दैट बुक, या फिर आपको मे बी सॉफ्ट फॉर्म में भी मिल जाए। उसमें से आपने ये जो पर्सनालिटीज दी हुई हैं इनका रोल देख लेना है, पाकिस्तान मूवमेंट में इनका क्या रोल रहा है। अगेन यहाँ पे जो इकबाल है, इलामा इकबाल, वो इलामा इकबाल, लेट मी शेयर द स्क्रीन, मूव द स्क्रीन हियर। ये इलामा इकबाल जो कि आपकी मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट में यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये इलामा इकबाल एज अ फिलोसोफर यहाँ पे नहीं है। ये इकबाल वही वाला है जो कि आप अपने पाकिस्तान अफेयर में पढ़ते हैं, इन टर्म्स ऑफ द इकबाल्स टू नेशन थ्योरी, इन टर्म्स ऑफ इकबाल्स एड्रेस ऑफ अलाहाबाद, इन टर्म्स ऑफ द इकबाल्स ड्रीम ऑफ द सेपरेट नेशन। तो ये वो वाला इकबाल है जो कि आपने ऑलरेडी करा भी होगा, तो आपको इस कॉन्टेक्स्ट में उस इकबाल को प्रिपेयर करना है, एंड देन ऑब्वियसली द रोल ऑफ काइद इज वेल। सो ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स आपकी इजीली यहाँ से कवर हो जाएगी। Coming towards the government and the politics
in Pakistan. This part is very important. That is why I would emphasize on it a little extra. Government and politics in Pakistan. Let me share another document which I have made yesterday, or maybe day before yesterday. First of all, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है आपको सीक्वेंस में पता होनी चाहिए. लाइक स्टार्ट से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पहले 4 गवर्नर जनरल थे. जो फोर्थ एंड लास्ट गवर्नर जनरल वही आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे. आपके उसके बाद कितने प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए, एंड देन ये चीज आपकी फिंगर टिप्स पे ऑलरेडी होनी चाहिए. ठीक है. सो जब आप इसको एमसीक्यू के लिए, एमपीटी के लिए, इवन की पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के एमसीक्यू के लिए, पाकिस्तान अफेयर के एमसीक्यू के लिए भी प्रिपेयर करते हैं तो उस चीज को रट्टा नहीं लगाएं. उस चीज को एक सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि आपके पास ओके फर्स्ट गवर्नर जनरल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड द फोर्थ इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, एंड देन आपके पास जो है वो कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं, एंड देन आपके पास कौन से कूज लगे हैं. ये बेसिक चीजें आपको ऑलरेडी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए हैं. सो उसके बाद जो है वो आप देखते हैं कि 1956 और 1962 और 73 का कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली ये जो 3 कॉन्स्टिट्यूशन है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है. और उससे भी पहले आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इतनी देर क्यों हो गई. 1956 यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन, पहला कॉन्स्टिट्यूशन 56 में क्यों बन रहा है. देयर आर मल्टीपल रीजंस. इफ you were taking a class of Pakistan studies, so I could have given the details here, like the details. आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है जो कि आपकी डेमोक्रेसी को, आपके फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर को, और आपकी सेपरेट होमलैंड को और उसकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रही थी, दैट पॉलिटिकल पार्टी गोइंग थ्रू द इंटरनल रिफ्ट्स, right? I'm talking about obviously the Muslim League, right? And then अगर हम आपके नेबर की बात करें तो यही पॉलिटिकल पार्टी वहां पर 1977 तक रूल कर रही है. लाइक उनकी पॉलिटिकल पार्टी की अगर हम बात करें कांग्रेस की, दैट वाज रूलिंग टिल 1977, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नेहरू रूल्ड टिल 1964. आपका पॉलिटिकल लीडरशिप का वैक्यूम भी आ गया. उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी में भी इंटरनल रिफ्ट्स आ गई. देवर सो मेनी अदर रीजंस एज वेल कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में आपको इतनी डिले हो गई. एनीवेज, देवर मेनी अदर रीजंस एज वेल. सो सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में आपको पहले कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, आपने उन चैलेंजेस को कोप कैसे किया, और 56 का कॉन्स्टिट्यूशन पहले बना कैसे. क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म के, डेमोक्रेसी के ट्रू एसेंस को रिप्रेजेंट कर भी रहा था या नहीं कर रहा था, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट के थीम पे बनाया गया था. देन उसके बाद आपके पास 62 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आता है, और बीच में जो आपके मिलिट्री कूज आते हैं, यू हैव टू हैव दैट इनफ आइडिया. एंड देन यू सीक्वेंस के साथ आप मूव करेंगे कि 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन आइदर क्या वो प्रेसिडेंशियल था या पार्लियामेंट्री था. देन जो उसमें बेसिक डेमोक्रेसीज का कॉन्सेप्ट था वो आपको पता होना चाहिए. एंड देन जो आपकी 62 से 73 के बीच में जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए. आप कहेंगे कि वो कौन सी हिस्ट्री है. 8th amendment, then 13th amendment, then 17th amendment, and the journey towards the 18th amendment. और फिर जो बीच में आपके जो मिलिट्री कूज हैं वो कौन कौन से मिलिट्री कूज थे और उसकी रीजंस क्या थी उस टाइम पे. लिटिल बिट आपको एटलीस्ट एक यू नो स्नैपशॉट आपके पास वो होनी चाहिए. इट मीन्स कि आपके पास इनफ आइडिया, एक बेसिक बेसिक चीजों का तो होना चाहिए ना एटलीस्ट. एंड देन जब आप 73 के कॉन्स्टिट्यूशन तक आ जाते हैं तो आपको ये पता होनी चाहिए कि तीनों कॉन्स्टिट्यूशन से बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है. हवा में तीर नहीं चलाने, उसके ऑब्वियसली कंपैरिजन एनालिसिस करना है. एंड देन क्या 73 की कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रिफॉर्म्स नीडेड हैं, अगर हैं तो वो कौन सी हैं. फेडरेशन का जो स्ट्रक्चर था वो 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, 62 में क्या था, और 73 में बिफोर एंड आफ्टर
18th अमेंडमेंट क्या रहा है। 73 का कॉन्स्टिट्यूशन, आपके जो नेबरिंग कंट्रीज में तो एक भी कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट नहीं हुआ, सस्पेंड नहीं हुआ, अबायंस में नहीं गया। व्हाट वर द रीजंस कि आपका 56 और 62 का कॉन्स्टिट्यूशन फेल ही हो गया। पहले तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 9 साल लगा दिए, फिर बनाने के बाद भी 56 और 62 का कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो गया। व्हाट वर दोज रीजंस? 18th अमेंडमेंट के बाद पहले तो आपको पता हो कि 18th अमेंडमेंट है क्या इन डिटेल, यू हैव टू हैव दैट इनफ आइडिया। एंड देन क्या वो 18th अमेंडमेंट आपके फेडरेशन के स्ट्रक्चर को, फेडरेशन की एसेंस को फुलफिल कर भी रही है या नहीं कर रही? फॉर द फेडरेशन एसेंस आई हैव गिवन अ रिसर्च पेपर टू माय स्टूडेंट्स कि आप इस पूरे रिसर्च पेपर को पढ़ें, एंड देन फेडरेशन पे आपकी इतनी कमांड हो जाएगी। क्वेश्चन अगर नेशनल इंटीग्रेशन, फेडरेशन, 18th अमेंडमेंट में फेडरेशन का स्ट्रक्चर आफ्टर 18th अमेंडमेंट जो है वो किस तरह से इम्प्रूव हुआ है और उसमें क्या लूप होल्स हैं, वो आपके तमाम कवर होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि आपके पास आ जाता है जी ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन जो है वो क्या पॉलिटिकल पार्टीज में प्रिवेल कर रही है पाकिस्तान में, और अगर नहीं कर रही तो उसकी रीजंस क्या हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रक्चर है क्या पाकिस्तान में? पॉलिटिकल पार्टीज में व्हाट डू दैट मीन? इट मींस दैट कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं। क्या पार्टी में ट्रू एसेंस में ट्रांसपेरेंसी है? पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है, जनरली भी पता होना चाहिए आपको, जो कि सिटीजन्स को, पब्लिक को ये राइट देता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने एसेट्स को डिक्लेयर करे पब्लिकली। बट वो क्या इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही हैं? क्या पॉलिटिकल पार्टीज अपने एसेट्स को पब्लिकली डिक्लेयर करती हैं? क्या पॉलिटिकल पार्टीज में इंट्रा पार्टी, विद इन द पार्टी इलेक्शंस हो रहे हैं? The other very important question is क्या पॉलिटिकल पार्टीज में पार ग्रास रूट लेवल तक डिवॉल्व हो रही है, या वो जो आपकी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है वही चल रही है? यू नीड टू हैव दिस इनफ आइडिया। एंड देन आपकी जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो 18th अमेंडमेंट के बाद भी एक परसिस्टेंट चैलेंज है। स्टिल अभी तक तो नहीं होना चाहिए था। 18th अमेंडमेंट ने आपके बहुत सारे इश्यूज को, इश्यूज ऑफ ऑब्वियसली नेशनल इंटीग्रेशन, इश्यूज ऑफ फेडरेशन को सॉल्व किया है। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट, देयर इज नो सेकंड ओपिनियन ऑन इट, बट there are still some loopholes, and how obviously you can cope with these loopholes। उसके बाद आपके पास आता है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर रहा क्या है। अब तक आपका पॉलिटिकल कल्चर है क्या, लेट्स से। अब इस ये एक बड़ी अम्ब्रेला है, पॉलिटिकल कल्चर वाला क्वेश्चन एक बड़ी अम्ब्रेला है। इस पॉलिटिकल कल्चर वाले अम्ब्रेला में आपकी ऑब्वियसली क्या क्या चीजें आ जाएंगी? आपकी पार्लियामेंट्री सिस्टम आ जाएगी, आपकी फेडरेशन भी आ जाएगी, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज भी आ जाएंगी, आपका मीडिया भी आ जाएगा, आपके जो मिलिट्री कूज रहे हैं, और अब राइट नाउ आपका मिलिट्री, सिविल मिलिट्री रिलेशन पहले क्या था और अब क्या है, ये तमाम चीजें एक बड़ी अम्ब्रेला के अंदर की छोटी छोटी तमाम चीजें आएंगी। एंड देन आपकी जो पॉलिटिकल कल्चर है, क्या इसमें पावर डिवॉल्व करने का कल्चर एग्जिस्ट करता है, या फिर स्टिल 18th अमेंडमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट या ग्रास रूट लेवल तक पावर को डिवॉल्व चूंकि नहीं कर पा रही, सो इट इज लाइक अ बॉडी दैट इज विदाउट अ सोल स्टिल। सो वो कौन सा पॉलिटिकल कल्चर है जो कि पाकिस्तान में प्रिवेल कर रहा है? यू हैव टू हैव दीज मिनी 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 फैक्टर्स इन योर क्वेश्चन। सो पॉलिटिकल कल्चर एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला है। इस अम्ब्रेला में आप बताएंगे कि किस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये पॉलिटिकल कल्चर को शेप करती आ रही हैं, किस तरह से डायनेस्टिक पॉलिटिक्स आपके पॉलिटिकल कल्चर को शेप कर रही है, किस तरह से जो फेडरेशन है वो फेडरेशन इवन आफ्टर द 18th अमेंडमेंट मैंने आपको कहा कि आपकी पावर ग्रास रूट लेवल तक डिवॉल्व नहीं हो रही, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस नहीं हो रहे। सो क्या पॉलिटिकल कल्चर रहा है? इस पॉलिटिकल कल्चर को बेहतर करने के लिए आप कौन सी रिफॉर्म्स कर सकते हैं? उसके बाद जो पॉलिटिकल क्राइसिस है और पॉलिटिकल पोलराइजेशन है पाकिस्तान में, इसकी रीजंस हैं क्या? अगेन दैट इज अ बिगर अम्ब्रेला। ये कुछ छोटी सी अम्ब्रेला या छोटी सी डोमेन नहीं है, ये भी एक बड़ी अम्ब्रेला है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस की रीजंस हैं क्या क्या?
अब वो दो तरह की रीजंस होंगी, वन द स्ट्रक्चरल, द अदर इज सोशल। रिमेंबर इट, स्ट्रक्चरल आपकी जो इश्यूज हैं, वो इस इश्यूज आपकी पॉलिसीज मेकिंग में हो सकते हैं, वो इश्यूज आपके इंस्टीट्यूशंस में हो सकते हैं। और इफ वी टॉक अबाउट ऑब्वियसली सोशल इश्यूज, तो वो सोशल इश्यूज जो कि आपके पॉलिटिकल क्राइसिस को एलिविएट कर रहे हैं, वो इश्यूज कौन कौन से हैं? लेट्स से इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, रूल ऑफ लॉ का ना होना, पार का ग्रास रूट लेवल तक डिवॉल्व ना होना, इवन आफ्टर द 18th अमेंडमेंट पार का ग्रास रूट लेवल तक डिवॉल्व ना होना। ठीक। सो अगेन दैट इज अ बिगर अम्ब्रेला। इस बिगर अम्ब्रेला में आपके वो छोटे छोटे एलिमेंट्स आएंगे कि पॉलिटिकल क्राइसिस की रीजन क्या है, जिसमें मल्टीपल आपकी रीजंस आ सकती हैं। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, अगेन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का ना होना है, पार्टी में ट्रांसपेरेंसी का ना होना है, अगेन उसके बाद आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी का एक स्पेशल एजेंडा होता है। ठीक। आपका वो एजेंडा जो है वो मॉडर्नाइज्ड रिफॉर्म्ड बेस्ड नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज का, आप वो बता सकते हैं इसमें। इसके बाद आप फेडरेशन का स्ट्रक्चर बता सकते हैं इसमें। एंड देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स एज वेल लिंकिंग इट विद द सोशल इश्यूज लाइक इकोनॉमी। ठीक। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या प्रोबेबल फ्यूचर है डेमोक्रेसी का? आपके पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का प्राउड फ्यूचर है भी या नहीं। आपसे बताएंगे कि ऑब्वियसली यस, प्रोबेबल फ्यूचर है डेमोक्रेसी का, जिसकी मल्टीपल रीजंस हैं, और वो रीजंस हैं क्या? लेट्स से 18th अमेंडमेंट एक पॉजिटिव जेस्चर तो शो कर रहा है, एटलीस्ट इसने पार प्रोविंसेस तक तो डिवॉल्व की है, फ्रॉम द फेडरेशन टू द प्रोविंसेस, लाइक फ्रॉम फेडरेशन टू द प्रोविंसेस तो एटलीस्ट पार डिवॉल्व हुई है। नो मैटर अभी जो है वो लोकल बॉडीज तक पार का डिवॉल्व होना बाकी है। देन जो है वो उसके बाद आपके पास आ जाता है कि क्या प्रोबेबल फ्यूचर है डेमोक्रेसी का। आपसे बता सकते हैं कि ऑब्वियसली स्मूथ ट्रांजिशन जो है वो गवर्नमेंट्स की हो रही है, कि मिलिट्री कूज नहीं हो रहे, तो यस इट शोज कि यस जो है फ्यूचर है। एंड देन उसके आप अदर फैक्टर्स भी बताएंगे, ऑब्वियसली आई कैन नॉट डिस्कस ऑल ऑफ द फैक्टर्स इन दिस मिनी ऑब्वियसली वीडियो। एंड देन जो है वो आपके पास आ जाएगा कि उसको चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े। डेमोक्रेसी के आज के चैलेंजेस टोटली डिफरेंट back of like in the 1960s or 70s or 80s or even 90s। आज कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में डेमोक्रेसी को पाकिस्तान में कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े, देन उनका सोल्यूशन क्या है। 18th अमेंडमेंट को जब भी प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, उसके सिर्फ मेरिट्स प्रिपेयर करते हैं, स्टिल दे आर डीमेरिट्स, और वो कौन कौन से हैं? एक तो मैंने आपको बताया, लोकल आपके पास बॉडीज तक पार डिवॉल्व नहीं हुई। व्हाट कुड हैव बीन ऑब्वियसली द अदर चैलेंजेस दैट यू आर मिसिंग। आपको इस डायमेंशन में इसको प्रिपेयर करना है। लेट्स से कि अभी नेशनल सिक्योरिटी का अगर कोई इशू आ जाता है, तो उसमें प्रोविंसेस और फेडरेशन जो है वो एक टेबल पे, एक प्लेटफॉर्म पे आके उस चीज को डिस्कस ही नहीं करते। अगेन काइंड ऑफ अ टैग ऑफ वॉर स्टार्ट हो जाती है। नेम इट सिंगल नेशनल करिकुलम, नेम इट कोविड-19, और देयर कैन बी मेनी अदर demerits of the 18th amendment still prevailing, और वो क्या क्या हैं? You have to have that enough idea. रोल ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एज अ होल आपको पता होना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस है क्या? वी हैव कवर्ड इन डिटेल लाइक लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का किसी भी फेडरेशन की ट्रू एसेंस को, किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट की फेडरेशन की ट्रू एसेंस को प्रमोट कराने में क्या इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, और ट्रू एसेंस ऑफ फेडरलिज्म पाकिस्तान कैसे एक्सरसाइज कर सकता है। यू हैव टू हैव दिस इनफ आइडिया। वो कैसे पता चलेगा आपको?
जब 18th अमेंडमेंट के जो लूप होल्स हैं वो पता होंगे, और फिर साथ ही साथ उनको ट्रांसफॉर्म कैसे किया जा सकता है, उन लूप होल्स को आप अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद the other very important topic is civil military relations, और civil military relations का पॉलिटिकल साइंस में वो उसको डायरेक्टली लिंक करता है आपकी डेमोक्रेटाइजेशन के साथ, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के साथ। हाउ मिलिट्री रिलेशंस या सिविल मिलिट्री जो रिलेशंस हैं वो डेमोक्रेसी पे या आपकी जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक कल्चर है, उस पे किस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट करता है। सो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं, इसकी पॉजिटिव एवोल्यूशन अब यानी कंटेम्प्रेरी एरा की हम बात कर रहे हैं। आपने वो मिलिट्री कूज के नाम नहीं बता देने ऑब्वियसली, इस वेरी टॉपिक में आप इस टॉपिक में सिर्फ मिलिट्री कूज की, कुछ क्या करते हैं सिर्फ मिलिट्री कूज के नाम बता देते हैं और डेट मेंशन कर देते हैं। एग्जामिनर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप डेट या मेंशन करते भी हैं, आप ये बताते हैं कि ओके जी जो फर्स्ट कू है वो आपके इस प्रेसिडेंट ने लगाया है, या सेकंड कू जो है वो इस प्रेसिडेंट ने लगाया, एग्जामिनर को इससे कंसर्न नहीं है। How those military interventions affected the democratic institutions and affected the very fabric of your federation and the parliamentary system as well. How they affected the governance, ये important है, आप उसको डायरेक्टली उससे लिंक करेंगे। अगर हम कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड की बात करें तो क्या इस कंटेम्प्रेरी इरा में जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं वो इवॉल्व हुए हैं टुवर्ड्स ऑब्वियसली बेटरमेंट, या फिर मोर और लेस दे आर सेम। यू नो, बिहाइंड द कर्टन्स आपके सामने चीजें नहीं है, क्या बिहाइंड द कर्टन चीजें सेम वैसी ही हैं जैसी पास्ट हिस्ट्री में थी, या फिर वो चेंज हो गई हैं। सो आपको यहाँ पर ये इसका एनालिसिस पता होना चाहिए। एंड देन जो मिलिट्री का पॉलिटिकल रोल है, स्टिल अगर आपका ये स्टैंस है, अगर आपने अब तक ये स्टांस लिया है कि मिलिट्री का पॉलिटिकल रोल है, सो वो कैसा मिलिट्री का पॉलिटिकल रोल है, व्हाट काइंड ऑफ द मिलिट्रीज पॉलिटिकल रोल इन अंडरमाइनिंग द सिविल इंस्टीट्यूशन, और जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर है इसको ट्रू एसेंस में इसकी ग्रोथ क्यों नहीं हुई अब तक। आपके नेबरिंग कंट्री की हो गई, आपकी क्यों नहीं हो पाई, ऑल्दो बोथ रिमेन द कॉलोनी ऑफ द ग्रेट पार, बोथ गोट इंडिपेंडेंट सेम टाइम। उसके बाद आप देखेंगे कि रोल ऑफ जुडिशरी इन पॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, इसको आप आई वुड सजेस्ट कि अभी जो रीसेंट इश्यूज थे इस कॉन्टेक्स्ट में करें इंस्टेड ऑफ द पास्ट में अगर आप थोड़ा बहुत जो करना चाहें तो कर सकते हैं। लेट्स से अब स्टूडेंट्स इसको प्रिपेयर कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ मौलवी तमीजुद्दीन केस, इन टर्म्स ऑफ 200 केस। ऑब्वियसली आप मौलवी तमीजुद्दीन केस और 200 केस को करें जरूर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दोज केसेस वर द लैंडमार्क इन द constitutional and political history of Pakistan. But the point here is in contemporary era जो आपकी जुडिशरी है इसका पॉलिटिकल क्राइसिस में क्या रोल है, लास्ट ईयर क्या रोल रहा, अभी रिसेंट क्या रोल है, जब ये जो साइफर वाला इशू था एंड देन उसके बाद भी आपको देखने को मिलता है क्या चीज, आपको अभी रिसेंट अगर हम पास्ट 2 इयर्स की बात करें आपको देखने को मिलता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म, एंड व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म ये पता होना चाहिए आपको। एंड देन जो जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी है, you have to have the enough idea of these terminologies. What does that mean, right? So role of judiciary जो है या जुडिशियल एक्टिविज्म है, इसका डेमोक्रेटिक कल्चर ऑफ पाकिस्तान में क्या रोल रहा है। ठीक है, अगेन लेट मी शो यू, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है सिंपल, पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक कल्चर क्या है, ठीक है, अगर कोई सिंपल क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान में किस तरह का डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, अगेन आई हैव टोल्ड यू कि दैट इज अ बिगर अम्ब्रेला। इस बिगर अम्ब्रेला में आप सिविल मिलिट्री रिलेशंस भी बता सकते हैं, उनका कंटेम्प्रेरी रोल बता सकते हैं, अगेन उसमें जुडिशरी का रोल बता सकते हैं, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का रोल बता सकते हैं, उस डेमोक्रेटिक
पॉलिटिकल कल्चर में आप सिविल सोसाइटी का रोल बता सकते हैं, मीडिया का रोल बता सकते हैं, आपकी जो एनजीओज हैं, जो आपकी प्रेशर ग्रुप्स हैं, आप उनका रोल बता सकते हैं, आप एक सेंसिबल सिविक पार्टनरशिप या सिटीजनशिप का रोल बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो इसमें आएंगी। उसके बाद कि जुडिशरी है, इसका डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर में क्या रोल है, हमने ये एक अगेन एक छोटी लेंस से हम एक बड़े टॉपिक को हमने कवर करना है यहाँ पर। जिस तरह हमने यहाँ पे सिविल मिलिट्री रिलेशंस को देखा था कि उसका पॉलिटिकल कल्चर में क्या रोल है। एंड देन जो है वो आप देखेंगे कि फॉरेन पॉलिसी जो पाकिस्तान है, जो कि आपके सिलेबस में भी ये दिया हुआ है टॉपिक, इन टाइम्स ऑफ मल्टीपोलैरिटी। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मल्टीपोलैरिटी का जो टॉपिक है, यू गाइस हैव कवर्ड इट ऑब्वियसली इन योर करंट अफेयर। ठीक, सो ये जो मल्टीपोलैरिटी का टाइम पीरियड अभी चल रहा है, इसमें पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैसे जो है वो मेंटेन कर सकता है और एक बैलेंस्ड रिलेशन जो है वो कैसे अफोर्ड कर सकता है विद ऑब्वियसली हिज नेबरिंग कंट्रीज। सो अगर आप यहाँ पे देखें, सो ये पूरा जो आपका ये जो सेक्शन है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, ये इस तरह से यहाँ पे कवर होता है। उसके बाद ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इलेक्शंस हैं, उसके बाद वोटिंग बिहेवियर है, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स है, एथनिसिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन है। अगेन जो नेशनल इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है, ये आपकी 18th अमेंडमेंट और फिर फेडरेशन एंड उसकी ट्रू एसेंस फेडरलिज्म के टॉपिक्स में ही जो है ये कवर होता है। So, जो political parties इंटरेस्ट ग्रुप पेपर 1 पार्ट बी वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। पेपर 1 पार्ट बी में ये डिटेल, बहुत ज्यादा डिटेल से मैंने ये चीजें ऑलरेडी कवर कराई हैं आप लोगों को। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन जो है, जिसमें आपको इनफ आइडिया होना चाहिए हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 पीरियड। लाइक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किस तरह से यूनाइटेड नेशन बनी, यू हैव टू हैव दैट इनफ आइडिया, थोड़ा बहुत आपको उसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का क्या रोल था, यूनाइटेड नेशंस जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है, एंड देन उसका फंक्शन क्या है। बहुत डिटेल में बेशक ना जाए, लेकिन आपको थोड़े थोड़े जो है वो इसके चीजें पता होनी चाहिए। एंड देन जो है फॉरेन पॉलिसी के मेजर डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, ये करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर में भी ये टॉपिक जो है वो हम कवर करते हैं। फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स हैं क्या क्या, ये आपको पता हो। ठीक है, लेट्स से इसके डिटर्मिनेंट्स ऑलरेडी being mentioned by the examiner, that geography, size, economic development, security, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट, नेशनल कैपेसिटी, पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये छोटी छोटी अम्ब्रेलाज हैं जिनको आपने जो है वो एक बड़े डोमेन में कवर करना है। लेट्स से एग्जामिनर कैन आस्क बाय लिंकिंग अ लिटिल डोमेन विद अ you know a gigantic domain, I would say. Let's say examiner can ask how the economic development or the economic institutions shape the foreign policy of a country, or view in terms of the Pakistan's foreign policy and its economic institutions. अब उसने आपसे डायरेक्टली लिंक कर दिया इकोनॉमी को फॉरेन पॉलिसी के साथ। Examiner can ask in the term of security, can ask in term of political alliances, diplomatic alliances, can ask in term of maintaining the relations, the choices of the foreign policy, etc., etc. उसके बाद जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगेन उसने रिपीट किया हुआ है, सेम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें आई वुड सजेस्ट कि आप यूएन का भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर लाजमी कर लें। यूएन, यूरोपियन यूनियन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, सार्क, ईसीओ, राइट। सो फॉरेन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस जो है पाकिस्तान में, ये क्या होता है, फॉरेन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस पहले क्या रहा है, कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जो कि फॉरेन पॉलिसी को, कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि फॉरेन पॉलिसी को शेप करते हैं। So this is how, and give me a second. This book is very good book. अगर आपने 24 की attempt में अपेयर नहीं होना, in that case you can read that book as well by ordering them from any online shop. I would suggest them have this book in the hard copy instead of the soft copy, right? So this is a very good book, but not particularly at this time because time is too short. इससे बेहतर है कि आप उसकी समरी गूगल पे जाके इसकी समरी मेंशन करें और इसकी समरी को रीड कर लें। सो फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी 1947 से 2005 तक जो है वो क्या रही है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी इसके लेटेस्ट एडिशन भी आ चुका है इस किताब का।
So this is how you can prepare your political science paper 2. That is a bit tricky. इसमें आपको ये सारी ट्रिक्स पता होनी चाहिए हैं. Like how you are going to prepare the constitutions, how you are going to prepare the Pakistan's constitution, Pakistan, all of three constitution delay क्यों हुआ constitution, तीनों में से बेहतर constitution जो था वो कौन सा था, एंड देन 18th अमेंडमेंट से पहले फेडरेशन का स्ट्रक्चर क्या था, उसके बाद क्या था, कौन से लूप होल्स हैं जो रह गए हैं, इट मींस दैट व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ द 18th अमेंडमेंट, एंड देन वो कौन सी रिफॉर्म्स हैं जो आप उनमें कर सकते हैं. एंड देन जो है वो पॉलिटिकल कल्चर, मैंने बताया पॉलिटिकल कल्चर एक बड़ी अम्ब्रेला है, उस बड़ी अम्ब्रेला में आपके वो छोटे छोटे तमाम एलिमेंट्स आएंगे, लाइक लेट्स से रोल ऑफ जुडिशरी, रोल ऑफ ऑब्वियसली मिलिट्री इंस्टीट्यूशन, और ऑब्वियसली द रोल ऑफ योर इकोनॉमी जो कि आपके वो भी आ सकता है ऑब्वियसली आपके पॉलिटिकल कल्चर में. इकोनॉमिक पॉलिसीज आपकी क्या रही हैं वो आ सकता है. इसके बाद आपकी पॉलिटिकल पार्टीज, आपके प्रेशर ग्रुप्स एटसेट्रा दैट वी हैव कवर्ड इन पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 फ्रॉम हियर. ठीक है, ये वाला सारा पोर्शन है वो. अच्छा, सो उसके बाद जो है वो हमने देखा इन डिटेल कि किस तरह से जो है वो आप कवर कर सकते हैं इस पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन इंडिया को. आई हैव सजेस्टेड यू द बुक ट्रैक टू पाकिस्तान, अदरवाइज यू कैन कंसल्ट एनी ऑनलाइन सोर्सेज एज वेल फॉर दीज थ्री ऑब्वियसली लीडर्स, राइट. एंड देन आपके पास गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान आता है जिसको आपको बहुत डिटेल से कवर करना है. फॉर दैट आई हैव शेयर्ड दिस पीडीएफ फाइल जिसमें मैंने कुछ 20 से 22 टॉपिक्स जो हैं वो मेंशन किए हुए हैं. देन कमिंग टुवर्ड्स द इंटरनेशनल रिलेशन, आपको पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 का पीरियड जो है वो आपको आइडिया होना चाहिए कि उसके बाद जो इंटरनेशनल गवर्नेंस है वो किस तरह से शेप होती है. सो ग्लोबल गवर्नेंस किस तरह से शेप होती है. आई सजेस्टेड यू गाइस कि आप उसके लिए एंड्रू ह्यूवर्ट की किताब का ग्लोबल गवर्नेंस चैप्टर को रीड कर लें, उसके शॉर्ट नोट्स बना लें. ठीक हो गया. सो एट द एंड व्हाट यू हैव टू डू कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो आपको कवर करनी है पाकिस्तान की, जिसमें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, एंड देन जो छोटे छोटे डिटर्मिनेंट्स हैं वो फॉरेन पॉलिसी को किस तरह से शेप करते हैं किसी भी स्टेट की. एंड फिर आप आ जाए पाकिस्तान की तरफ. पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या अभी है, आपको एटलीस्ट जो कंटेम्प्रेरी टाइम में है वो पता होनी चाहिए है. ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आई हैव गिवन यू द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ obviously political science paper 2. uh, give me give me a second to share CSS special paper 2. I hope this screen is visible to all of you, and this is the paper of CSS special political science paper 2. Look at the first question. The question here is factors behind the rise of populism in the US and some other developed countries and its implications for the future of democracy. What is populism? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. A kind of extreme form of nationalism. What kind of a nationalism? The extreme form of nationalism you have observed in Italy. You have observed by the leaders like the Benito Mussolini, like Adolf Hitler, and their political ideologies like fascism and Nazism. So, बहुत ही generic question था. The question was simple. कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल उसने नहीं दिया हुआ. आपसे सिंपली एक चीज पूछी है कि राइज ऑफ पॉपुलिज्म यूएस में क्यों हो रहा है और डेवलप्ड कंट्रीज में आपको पॉपुलिज्म की वेव क्यों नजर आती है, उसकी इम्प्लीकेशंस फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी पे क्या हो सकती हैं. इम्प्लीकेशंस इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. आपने इसमें सिंपली जो था वो ये बताना था. और क्या आपने ये बताना था कि क्या जो पॉपुलिज्म है ये डेमोक्रेसी के लिए एक थ्रेट है, अगर है तो किस तरह से है. कुछ लोग सब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो था ये तो सिलेबस में नहीं दिया हुआ. यस एग्जैक्टली, इसने सिलेबस में नहीं दिया हुआ. यहाँ पे वो आपकी एनालिटिकल स्किल्स को चेक करेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो देख रहा है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास था कि पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूनाइटेड किंगडम इज मोर डेमोक्रेटिक एज कंपेयर टू द यूनाइटेड स्टेट्स, क्रिटिकली एनालाइज. ये सवाल इतने मजे का सवाल है अगर तो आपने सवाल को समझा है. दैट इज वाई in my whole like this video I have said multiple times कि आप
ने एज अ होल एक पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर चलना है। और एज अ होल जो है वो अगर आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम्स को, तो आपको आइडिया जरूर होगा कि यूनाइटेड किंगडम में डेमोक्रेसी क्यों बेहतर है एज कंपेयर टू दी यूनाइटेड स्टेट्स। तो आप तो एग्जाम में आपको खुद बता दिया है, ठीक है, स्टांस उसने ले लिया है। देयर आर मल्टीपल रीजंस जिसमें आप बता सकते थे कि यूनाइटेड किंगडम का पॉलिटिकल कल्चर है, किस तरह से उन्होंने किंग और क्वीन की यू नो उस पोजीशन को मेंटेन किया हुआ है, उस हेरिटेज को मेंटेन किया हुआ है। देन देयर आर स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज इन चेक एंड बैलेंस की एटसेट्रा इन द यूएस। बट इफ यू टॉक अबाउट द यूके, तो यूके में अगर आपने पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ा है और इफ यू हैव स्टडी फ्रॉम मी, देन यू वुड हैव इनफ आइडिया कि हमने उसमें डिटेल से देखा था कि आपकी पार्लियामेंट, I have quoted at that time the quotation of the last key. Whatever is said by the parliament is done, except parliament can do parliament can do anything. Parliament can make any law, repeal any law, or parliament can do anything except making a man a woman and a woman a man. I'm not exactly recalling the wordings, but more or less जो उसकी wording थी वो यही थी। उसके बावजूद आप अब्यूज ऑफ पावर यूनाइटेड किंगडम में आपको देखने को नहीं मिलता। इतना स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस भी नहीं है, उसके बावजूद भी आपको वहां पे ट्रू एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी नजर आती है। हाउ? अभी रिसेंटली अगर आपको पता है तो उनके 3 जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो थे वो चेंज हुए, खुद ही जो है वो उन्होंने रिजाइन कर दिया जब एक आपको पॉपुलर वेव वहां पे नजर आई। सो दिस क्वेश्चन वाज आल्सो जेनेरिक, बट इन टर्म्स ऑफ अगर आपने पॉलिटिकल सिस्टम को एज अ होल यहाँ पे कंपेयर पढ़ा हुआ है तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते। लाइक आपने चीजों को रट्टा नहीं लगाया, आपने चीजों को समझ कर किया हुआ है। उसके बाद आपके पास बहुत ही आसान सवाल था कि इकबाल का क्या रोल है सब कॉन्टिनेंट में, जो है वो मुस्लिम्स की अवेकनिंग में, और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटरेरी एंड पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। लिटरेरी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑब्वियसली इसमें उनकी पोइट्री आएगी, ठीक है, और पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है इकबाल की, एवरीवन नोज दैट, राइट। उनका इलाहाबाद एड्रेस, उनकी टू नेशन थ्योरी, उनका सेपरेट होमलैंड का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें जो है वो उसमें आनी थी। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 था कि क्रिटिकली एनालाइज द मेजर डेवलपमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हुई इन पाकिस्तान, और डिले इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो क्यों डिले क्यों हुआ, ये ऑलरेडी हमने देखा है कि हमने कौन कौन सी डायमेंशन में जो है वो कवर करना है कॉन्स्टिट्यूशन को। सो व्हाट द रीजन ऑफ डिले, आई हैव टोल्ड देवर ऑब्वियसली मल्टीपल रीजन। लेट्स से आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप का वैक्यूम था, जिन्नाह का डिमाइज था, एंड देन लियाकत अली खान की असैसिनेशन हो गई, एंड देन उसके बाद जो नेहरू है वहां पर आपके नेबरिंग कंट्री में वो 1964 तक रूल कर रहे हैं, आपके लीडर की डेथ हो गई है, एंड देन आपकी जो ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टी, उस पॉलिटिकल पार्टी में भी रिफ्ट आ गई, जबकि आपके नेबरिंग कंट्री में वही पॉलिटिकल पार्टी 19 लाइक उनकी पॉलिटिकल पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस वो 1977 तक रूल कर रही है। कंट्री को स्टेबल करने में, उनकी इंस्टीट्यूशंस की बिल्डिंग में, वहां पर आपकी पॉलिटिकल पार्टी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करी, जबकि ये चीज आपके अपने हाथ में थी, ठीक है। तो आप पाकिस्तान में नेशनल इंटरेस्ट के बजाय जो सेल्फ इंटरेस्ट हैं वो उनकी प्रमोशन हो रही थी। दैट इज देयर आर मेनी अदर रीजन जिसकी वजह से आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में डिले हुआ। उसके बाद है द डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टीज का जो रोल है ये सारा उसमें वो भी आ जाता है, ठीक है। वी हैव कवर्ड इन पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 पार्ट बी में पॉलिटिकल पार्टीज को डिटेल से कवर किया था। उसके अलावा भी आपको जो आई हैव टोल्ड कि क्या क्या रीजंस हैं, और दे कैन बी मेनी अदर रीजंस एज वेल। जब आप ऑब्वियसली पूरा कोर्स पढ़ते हैं तो उसमें आपको चीजें पता चलती जाती हैं। उसके अलावा अगर आप खुद भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो आप सिंपली जो है वो टाइप करें कि ओके पॉलिटिकल पार्टीज के इश्यूज क्या हैं पाकिस्तान में, एंड देन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज की नेचर क्या है, एंड देन जो है वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की नेचर क्या है, और वो किस तरह से जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेकर आ रही है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का यहाँ पे क्या मतलब है, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि क्या डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेकर आती है, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो ब्रीड करती है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को, या उसको कंटिन्यू रहने देती है। अगर दोनों बातें मोर और लेस ठीक है,
you could have taken the stance in the both aspects. Yes, there is no denying the fact that dynastic politics in Pakistan is leading to political instability, and that political instability is also responsible for persistent dynastic political culture in Pakistan. ठीक, अब आप सिंपली उसमें यह बता सकते हैं कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का होना गलत नहीं है। लाइक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को हमने कोई किसी क्राइम के साथ ऑब्वियसली उसको टच भी नहीं देनी। अगर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है और वो भी डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, लेट्स से इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, पार्ट डिवॉल्व हो रही है, तो देयर इज यू नो नो हार्म इन दैट। क्रिटिकली एनालाइज में आप ये बातें लिखेंगे कि इवॉल्विंग द स्टेट ऑफ द पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। उसके बाद स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इज अ प्री रेक्विजिट टू परस्यू एन इंडिपेंडेंट एंड दी प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी। अगेन जैसे हमने देखा कि फॉरेन पॉलिसी के डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स में से वो कोई एक डिटर्मिनेंट को पकड़ सकता है, उसको डायरेक्टली लिंक कर सकता है फॉरेन पॉलिसी के साथ। क्रिटिकली इलेबोरेट इन द लाइट ऑफ द करंट फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय द पाकिस्तान। और ये आपने बताना है कि हमने फॉरेन पॉलिसी जो है वो अपनी जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट कर दी है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में आपने क्लियरली मेंशन किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सपोर्ट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज दी हॉलमार्क अगेंस्ट द मिलिट्री जो है वो इंटरवेंशन। दैट इज वेरी ट्रू। एग्जामिनर ने आपको जो है वो स्टांस खुद लेके बता दिया यहाँ पे। क्रिटिकल इवेलुएट द स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी इन द तुर्की। सो ये क्वेश्चन जो था यहाँ पर, एक आधा क्वेश्चन जो था वो एग्जामिनर ने एक बहुत ही छोटी डोमेन से पूछा हुआ है, यानी कि तुर्की में जो मिलिट्री है उसका रोल क्या रहा, और उस छोटी डोमेन में से भी उसने आपका एनालिसिस पूछा है। व्हाट इज दैट एनालिसिस, कि अगर तो आपकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग है, लाइक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल जो आपकी पिलर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है, इन दैट केस क्या मिलिट्री इंटरवीन कर सकती है। एनालाइज करें स्टेटमेंट को कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, तो आप बताएंगे कि मिलिट्री की इंटरवेंशन का जो रूम है वो बहुत लिटिल रह जाता है इन दैट केस। और चूंकि जो चारकू बेसिकली तुर्की में आए, उनकी रीजंस मोर और लेस जो थी वो अबेसमल इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री एट दैट टाइम थी। ठीक है, करेंसी डी वैल्यू समटाइम्स हो गई थी, समटाइम्स आपकी जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो फेल हो गए थे, समटाइम्स जो है वो आपके जो लीडर्स हैं उनके नेशनल इंटरेस्ट के बजाय सेल्फ इंटरेस्ट सामने आ गए थे। सो ऑब्वियसली यू कुड हैव मेंशन कि ओके दीज वर द फोर कूज, और एवरी टाइम कू जो है उसकी मोर और लेस रीजन जो थी वो आपके इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी, जिसकी वजह से मिलिट्री को इंटरवीन करना पड़ता था। और वो आपका स्टांस ये होगा कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी वाज लीडिंग टुवर्ड्स द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एंड देन टू फिल दैट वैक्यूम एवरी टाइम मिलिट्री केम इन फ्रंट। ठीक, सो आप फिर उसका जो था वो एनालिसिस कर सकते थे कि ऑब्वियसली अभी रिसेंटली जो है वो आपने जो मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस में वहां पे जो रिफॉर्म्स की हैं, अगेन दैट क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन द एनालिसिस एज वेल। इससे पहले भी बहुत दफा तुर्की के पॉलिटिकल सिस्टम में मिलिट्री का रोल पूछा जा चुका है, बट दैट क्वेश्चन वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, व्हाट is the role of the military in the Turkish political system or democratic system? Simple, इस तरह से क्वेश्चन आया करता था, but this time examiner has changed its approach from traditional to the untraditional, and he is asking you the very question कि military क्या तब इंटरवीन कर सकती है अगर आपके स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पिलर्स हों। मिलिट्री का कू या जो मिलिट्री की जो इंटरवेंशन है वो टर्किश पॉलिटिकल सिस्टम में बताएं, और क्या उसने किस तरह से जो है वो स्ट्रेंथन किया डेमोक्रेसी को। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्रिटिकल इवैल्यूएट द स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सपोर्ट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलिट्री इंटरवेंशन कर सकती है। अगर आप देखें जो मिलिट्री एवरी टाइम मिलिट्री वाज कमिंग इन फॉरवर्ड फॉर टू सेव द 6 प्रिंसिपल्स ऑफ द कमालिज्म, और कमालिज्म के जो 6 प्रिंसिपल्स थे, एवरी टाइम दो इन दोज प्रिंसिपल्स इट वाज क्लियरली मेंशन्ड दैट आप जो तुर्की है इसको मॉडर्नाइज करें, इसकी इकोनॉमिक
रिफॉर्म्स लेकर आए. So every time military was intervening in the Turkey to fill that political vacuum created by the abysmal economic situation onto the multiple reasons. So every time military coming in forward to fill the economic or and sometimes the political vacuums. And then your stance could have been like this: in case or in presence of a strong military political institution, strong military, and actually it has been so long and now I'm so exhausted, totally exhausted this time. You could have taken that stance simply that in the presence of, जब भी आपके पास strong political और economic institutions होते हैं, military intervention के chances very little होते हैं. Why? Because हर institution अपनी particular domain में काम कर रहा है. Military अपनी domain में काम कर रही होगी, economic institutions अपनी domain में काम कर रहे हैं, political institutions अपनी domain में काम कर रहे हैं. There is a balance. ठीक है. So this is how आप जो था ये political science का paper 2 was totally based on your analysis, totally based on your understanding, as well as obviously your study, and obviously study from the good sources. So that's all from my side, and I'm signing off for today. And I hope that this video obviously will help you in preparing political science paper 2, and obviously in your attempt of February. I hope this whole video discussion will help you in the 24 attempt as well.